हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने वोल्टेक सेल के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम उससे नेक्स्ट सेल यानी कि डैनियल सेल के बारे में डिस्कस करें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डैनियल सेल। दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, प्राथमिक सेलों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि प्राथमिक जो सेल्स होते हैं उनको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। इनको हम केवल एक बार ही क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। इनका क्या होती है, इनकी क्षमता कम होती है। इनकी जो लाइफ होती है, जीवन काल होता है, वो भी क्या होता है, कम। और उन प्राथमिक सेल के अंदर हमने लास्ट की क्लास के अंदर हमने वोल्टेक सेल के बारे में डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि वोल्टेक सेल के अंदर दो प्रकार के दोष पाए गए थे। उन दोषों को दूर करने के लिए हमने कुछ पदार्थों का उपयोग किया, लेकिन इन दोषों को हम पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए। इसलिए हमने क्या किया, जो वोल्टेक सेल था उसके अंदर थोड़ा सा क्या किया, संशोधन किया। उसके अंदर थोड़ा सा उसकी संरचना में क्या किया, परिवर्तन किया। और परिवर्तन करके एक नया सेल बनाया जिसे हम डैनियल सेल के नाम से जानते हैं। तो आज हम उसी डैनियल सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला सेल कौन सा है आपका, डैनियल सेल। अगला सेल कौन सा होगा आपका, डैनियल सेल। देखिए, डैनियल सेल की संरचना देखते हैं सबसे पहले कि डैनियल सेल बना किस प्रकार से होता है। तो देखिए, आपको पता है प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है, एक वोल्टा मीटर होता है या वोल्टा पात्र होता है। वोल्टा मीटर या वोल्टा पात्र आपको पता है क्या होता है, जिसके अंदर वैद्युतिक अपघटन की प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है। वो पात्र क्या कहलाता है आपका, वोल्टा मीटर या वोल्टा पात्र कहलाता है। तो ये आपका वोल्टा पात्र है। अब डैनियल सेल के अंदर जो वोल्टा पात्र काम में लिया जाता है, वो काम में लिया जाता है कॉपर का। किसका, तांबे का। जबकि वोल्टेक सेल के अंदर हमने जो वोल्टा पात्र लिया था वो किसका लिया था, कांच का लिया था। किसका लिया था, कांच का या चीनी मिट्टी का। अब इसके अंदर क्या करते हैं, तो इसके अंदर क्या लगाते हैं, एक संरंध्र पात्र, एक पात्र और इसके अंदर स्थापित करते हैं बीच में। ये संरंध्र पात्र होता है। क्या होता है, संरंध्र पात्र। ये क्या होता है आप, ये लकड़ी या कागज का क्या होता है आपका, बना हुआ रहता है। मतलब इसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक से क्या बने होते हैं, छिद्र बने रहते हैं। तो ये मैंने क्या रखा है इसके अंदर, तो ये मैंने रखा है इसके अंदर क्या, संरंध्र पात्र। क्या रखा है, संरंध्र पात्र। तो अभी तक हमने एक कॉपर का पात्र लिया, उसके बीच में हमने एक और संरंध्र पात्र उसके अंदर क्या कर दिया, रख दिया। अब इसके अंदर क्या रखने हमको, इलेक्ट्रोड। तो जो बीच वाला पात्र है, संरंध्र पात्र है, इसके अंदर तो हम रखते हैं कैथोड। इसके अंदर हम किसको रखते हैं, तो इसके अंदर हम रखते हैं किसको, कैथोड। तो संरंध्र पात्र के अंदर क्या रखा जाता है, कैथोड। और इस सेल के अंदर जो कैथोड जिस धातु का बनाया जाता है, वो धातु होती है आपकी जिंक। क्या होती है आपकी, जिंक। और जिंक यानी कि क्या होता है, जस्ता। तो इसके अंदर कैथोड है, बताइए किसका बना होता है। तो डैनियल सेल के अंदर जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है, आपका जिंक का बना होता है। फिर इसके अंदर ये जो तांबे का पात्र होता है, ये तांबे का पात्र इसके अंदर क्या करता है, एक इलेक्ट्रोड का काम करता है। तांबे का पात्र क्या करता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड का काम करता है। और वो इलेक्ट्रोड कौन होता है आपका, एनोड होता है। कौन होता है, एनोड। एनोड का मतलब क्या हो गया, प्लस। और जिंक, जिंक क्या हो गया आपका, कैथोड हो गया। क्या हो गया, कैथोड। कैथोड का मतलब क्या हो गया, माइनस। तो एक इलेक्ट्रोड तो यहां से निकला, ये तो कहलाया क्या आपका, कैथोड। ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड हमने वो जो पूरा तांबे का पात्र लिया था उसको ही हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रोड बना दिया। तो वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पर एनोड का काम कर रहा है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर CuSO4 के क्रिस्टल यानी कि टुकड़े, छोटे छोटे से टुकड़े इनके CuSO4 के यहाँ पर क्या कर दिए जाते हैं, दोनों तरफ भर दिए जाते हैं। ठीक है। ये जो कॉपर का पात्र है, देखिए इसके अंदर दो प्रकार के पदार्थ भरे जाएंगे, दो प्रकार से भरे जाएंगे। ये जो कॉपर का पात्र है, इस कॉपर के पात्र के अंदर तो भरा जाता है CuSO4। कॉपर के पात्र के अंदर तो क्या भरते हैं अपन, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। तो बाहर वाले पात्र के अंदर तो मैंने क्या भर दिया, तो बाहर वाले पात्र के अंदर भरा मैंने CuSO4। लेकिन हमने जो बीच में सरंध्र पात्र लगाया था, उस सरंध्र पात्र के अंदर हम क्या भरते हैं, तो
तो इस सरंध्र पात्र के अंदर हम भरते हैं H2SO4। क्या इस सरंध्र पात्र के अंदर हम क्या भरेंगे, तो इस सरंध्र पात्र के अंदर हम भरेंगे, यहां पर लिख देता हूं, इस सरंध्र पात्र के अंदर भरा जाता है डाइल्यूट H2SO4 यानी कि गंधक का अम्ल। क्या गंधक का अम्ल। तो गंधक का अम्ल क्या किया जाता है, इस सरंध्र पात्र के अंदर भरा जाता है। ये जो गंधक का अम्ल है ये यहां पर काम करता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। किसके रूप में, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या किया जाता है, इस डाइल्यूट H2SO4 यानी कि गंधक के अम्ल का क्या किया जाता है, उसके अंदर उपयोग किया जाता है। तो आपको ये जो डैनियल सेल है, उस डैनियल सेल की संरचना समझ में आई कि डैनियल सेल होता कैसा चीज है। तो डैनियल सेल के अंदर एक कॉपर का पूरा पूरा पात्र लिया जाता है। उस कॉपर के पात्र को हम एनोड के रूप में काम में लेते हैं। इस कॉपर के पात्र के अंदर CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट को क्या किया जाता है, इसके अंदर भरा जाता है। फिर इसके बीच में एक सरंध्र पात्र को रखा गया। उस सरंध्र पात्र के अंदर कैथोड को लगाते हैं और कैथोड होता है जिंक या जिस्टेट। इस सरंध्र पात्र के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है जो क्या होता है, आपका गंधक का अम्ल होता है। ठीक है, तो ये तो क्या होगी आपके इस डैनियल सेल की क्या होगी आपकी संरचना। तो आपको क्या लिखना है डैनियल सेल के अंदर, तो डैनियल सेल के अंदर जो एनोड होता है, क्या होता है आपका एनोड, वो किसका होता है, तो डैनियल सेल के अंदर एनोड होता है कॉपर का पात्र। क्या होता है, कॉपर का पात्र यानी कि कॉपर का। इसके अंदर जो कैथोड होता है, क्या होता है इसके अंदर जो कैथोड होता है, वो कैथोड किसका होता है, तो कैथोड होता है इसके अंदर जिंक का। किसका होता है, जिंक यानी कि जस्ता। किससे लिखेंगे, Zn। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वैद्युत अपघट्य। क्या वैद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट किसका भरा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है डाइल्यूट H2SO4 यानी कि गंधक का अम्ल। क्या गंधक का अम्ल। इसके अंदर ये जो CuSO4 है ये क्यों भरा है इसके अंदर, तो हमने क्या देखा था, वोल्टेक सेल के अंदर एक दोष पाया गया था, ध्रुवाच्छादन दोष। उस ध्रुवाच्छादन दोष को समाप्त करने के लिए हमने एक विध्रुवक पदार्थ काम में लिया था, MnO2। तो यहां पर जो विध्रुवक पदार्थ है उसका काम कौन कर रहा है, आपका कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट किसका काम करेगा, आपका विध्रुवक पदार्थ का। जो वोल्टेक सेल के अंदर जो MnO2 ने किया था वो काम यहां पर कौन करेगा, कॉपर सल्फेट। तो डैनियल सेल के अंदर विध्रुवक पदार्थ, क्या विध्रुवक पदार्थ, विध्रुवक पदार्थ कौन सा काम में लेते हैं, तो विध्रुवक पदार्थ के रूप में कॉपर सल्फेट का क्या करते हैं अपन उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट। ये सारी चीजें क्लियर हुई आपकी, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है और वो सारी चीजें आपके सामने कहां पर है, डायग्राम के अंदर बनाई हुई है। फिर हम बात करेंगे क्या, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है। क्या इसका विद्युत वाहक बल, इस सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF, EMF कितना होता है इसका 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। फिर दूसरा, इस सेल का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो इस सेल का जो उपयोग है वो दैनिक जीवन में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रयोगशाला है उन प्रयोगशालाओं के अंदर इस सेल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो प्रयोगशालाओं में किसके अंदर, प्रयोगशालाओं में इस सेल का, प्रयोगशालाओं में इस सेल का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बताइए डैनियल सेल से ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई, कि डैनियल सेल के एनोड, डैनियल सेल के अंदर एनोड किसका बना होता है, तो डैनियल सेल के अंदर एनोड कॉपर का बना होता है। डैनियल सेल के अंदर कैथोड किसका बना होता है, तो डैनियल सेल के अंदर कैथोड होता है वो जिंक का बना होता है। डैनियल सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में या वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो डाइल्यूट H2SO4 होता है। विध्रुवक पदार्थ क्या होता है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट होता है। विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है।
और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में इस सेल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्रयोगशालाओं में स्थिर मान का वोल्टेज प्रदान करने के लिए इस डैनियल सेल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये तो होगी डैनियल सेल के बारे में आपको बेसिक्स इंफॉर्मेशन कि डैनियल सेल है उसके अंदर क्या क्या होता है। एक चीज और नोट करोगे, डैनियल सेल के अंदर कोई दोष पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फेट है वो द्विध्रुवक पदार्थ को क्या कर देता है, आपके ध्रुवाच्छादन दोष को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। और हमने जो जिंक की छड़ है उसको क्या रखा, सरंध्र पात्र के अंदर रखा है। तो इस कारण इस जिंक की छड़ के अंदर भी कोई छोटे छोटे सेलों का निर्माण नहीं होता। तो इस सेल के अंदर कोई भी दोष नहीं होता, होता है तो क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो जो स्थानीय क्रिया दोष होता भी है तो क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इस सेल के अंदर ध्रुवाच्छादन दोष और स्थानीय क्रिया दोष का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये तो होगी क्या आपके डैनियल सेल के बारे में कि डैनियल सेल क्या होता है। अगर इसके हम समीकरण की बात करें कि डैनियल सेल के अंदर रासायनिक समीकरण किस किस प्रकार से होती है, वैसे हमारी एग्जाम्स के अंदर कभी भी हमसे समीकरण नहीं पूछता, फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि डैनियल सेल के अंदर जो समीकरण होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, इनको मिटा दो, आगे देखिए। देखिए डैनियल सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा है, तो आप लिखोगे रासायनिक समीकरण। क्या लिखोगे, रासायनिक समीकरण। देखिए डैनियल सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा होता है, तो H2SO4 भरा होता है। क्या भरा होता है, H2SO4। ये H2SO4 का जब अपघटन होगा तो बन जाएगा 2H प्लस प्लस के बन जाएगा SO4 माइनस माइनस। ये जो माइनस आयन होते हैं ये कहाँ जाते हैं आपके, ये जाते हैं आपके कैथोड पर, और ये जो प्लस आयन आते हैं ये जाते हैं कहाँ पे, आपके एनोड। अब ये कैथोड क्या होता है आपका, जिंक का होता है। क्या होता है, जिंक का। तो जब जिंक क्या करेगा, SO4 माइनस माइनस के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा ZnSO4 प्लस के, निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो जब जिंक इसके साथ क्रिया करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। फिर क्या होगा, ये जो 2H प्लस है, क्या है ये 2H प्लस, इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो ये क्रिया तो किसके ऊपर हुई, तो ये क्रिया तो हुई आपके कैथोड। फिर एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे क्या होगा, आपका जो 2H प्लस है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, और उससे वहां पर कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन तो रही है, तो हाइड्रोजन गैस इस पात्र के अंदर बनी। अब ये हाइड्रोजन गैस कहां तरफ आएगी, एनोड की तरफ आएगी। तो एनोड से पहले यहां पर क्या भरा हुआ है, CuSO4। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, वो किसके साथ क्रिया करेगी, आपके CuSO4 के साथ क्रिया करेगी और बना लेगी H2SO4 प्लस, क्या बना लेगी, आपका कॉपर। तो यहां पर से ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस यहां पर से क्या हो जाती है, आपकी समाप्त हो जाती है। जब हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाएगी तो एनोड के ऊपर कोई भी गैस जमा नहीं होगी, अर्थात सेल के अंदर ध्रुवाच्छादन दोष नहीं होगा। तो ये क्या है, आपके जो डैनियल सेल है उस डैनियल सेल की क्या है, रासायनिक समीकरण। वैसे रासायनिक समीकरण आपसे पूछते नहीं है, वैसे आप समझने के लिए इसको याद रख सकते हो। तो डैनियल सेल के बारे में हमने सब समझा कि डैनियल सेल के अंदर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्रुवक पदार्थ कौन सा होता है, क्या होता है, विद्रुवक पदार्थ कौन सा होता है, और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो डैनियल सेल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला जो सेल आता है आपका, अगला सेल आता है कौन सा, आपका लेक-लांची सेल। अगला सेल कौन सा आता है आपका, लेक-लांची सेल। अगला सेल कौन सा है आपका, लेक-लांची सेल।
क्या है आपका लेक्लांची सेल। देखिए लेक्लांची सेल क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। यानी कि लेक्लांची सेल के अंदर एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, यही हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए लेक्लांची सेल के अंदर भी क्या लेंगे अपन, एक वोल्टा मीटर लेंगे, यानी कि एक वोल्टा पात्र लेंगे। ठीक है, ये लिया मैंने वोल्टा पात्र। ठीक है, इसके अंदर क्या रखेंगे, एक पात्र रखेंगे। ये एक संरंध्र पात्र रखा। इस पात्र के अंदर क्या लगाएंगे, एक इलेक्ट्रोड लगा। इस पात्र के अंदर क्या रखेंगे, एक इलेक्ट्रोड। तो ये क्या हो गया आपका, एक इलेक्ट्रोड हो गया। ये एक पात्र था और इस पात्र के अंदर हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड। तो एक इलेक्ट्रोड तो आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड हम क्या करते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट रखते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोड इसके अंदर हम क्या रखते हैं, डायरेक्ट। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया आपका, दूसरा वाला इलेक्ट्रोड हो गया। तो ये सेकेंड इलेक्ट्रोड है ये, और ये कौन सा था आपका, फर्स्ट इलेक्ट्रोड। दो चीजें क्लियर हुई। इसके अंदर भी एक वोल्टा पात्र होता है, उस वोल्टा पात्र के अंदर क्या होता है आपका, एक और पात्र रखा जाता है, उस पात्र के अंदर एक इलेक्ट्रोड रखा जाता है। देखिए ये जो वोल्टा पात्र है, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोड रखा गया है, ये इलेक्ट्रोड होता है कार्बन। किसका होता है, ये कार्बन का। और ये जो इलेक्ट्रोड काम करता है, ये काम करता है एनोड का। किसका काम करता है, एनोड। तो लेक्लांसी सेल के अंदर जो एनोड बना होता है, क्या लेक्लांसी सेल के अंदर जो एनोड होता है वो किसका होता है, आपका कार्बन का होता है। किसका होता है, कार्बन। अब ये जो कार्बन का ये अपन ने पात्र भरा था, कार्बन का जो इलेक्ट्रोड लगा है, इसके चारों तरफ, इस कार्बन के इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या करेंगे, इसके अंदर भरेंगे अपन MnO2। क्या भरेंगे, MnO2 प्लस कार्बन। क्या भरेंगे इसके अंदर, MnO2 प्लस कार्बन। ये जो MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये किसका काम करेगा आपका, यहाँ पर द्विध्रुवक पदार्थ का क्या करेगा, काम करेगा। तो लेक्लांसी सेल के अंदर जो एनोड होता है वो किसका होता है, कार्बन का होता है। और इस एनोड के चारों तरफ क्या भराया जाता है, तो इस एनोड के चारों तरफ MnO2 या और कार्बन को इसके अंदर क्या किया जाता है, भरा जाता है। ये जो आपका MnO2 है वो किसका काम करता है, द्विध्रुवक पदार्थ का काम करता है। फिर क्या होता है आपका, ये जो कैथोड होता है, ये दूसरे वाला इलेक्ट्रोड क्या होता है आपका, कैथोड होता है। और ये जो कैथोड होता है वो किसका होता है, तो ये कैथोड होता है आपका जिंक का। किसका होता है, जिंक का, या फिर किसका होता है आपका, जस्ते का। तो लेक्लांसी सेल के अंदर जो कैथोड होता है वो किसका होता है, आपका जिंक का होता है। फिर बात करते हैं कि इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी तो काम मिलेंगे। क्या इस सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट भी तो भरेंगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं भरा तो ये सेल काम कैसे करेगा। तो इस सेल के अंदर हम जो इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं, वो काम में लेते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या काम में लेते हैं अपन, अमोनियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट क्या काम में लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। प्लस इसके अंदर कुछ मात्रा में अपन जिंक क्लोराइड ZnCl2। क्या, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड भी इसके अंदर क्या किया जाता है, आपका भरा जाता है। तो बताइए ये सारी चीजें आपकी लेक्लांसी सेल की क्लियर हुई या नहीं हुई, कि इसके अंदर एनोड किसका होता है। तो इस सेल के अंदर जो एनोड होता है वो किसका होता है, कार्बन का होता है। इस सेल का जो कैथोड होता है वो किसका होता है, जिंक या जस्ते का। इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट अपन क्या भरते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। इस सेल के अंदर द्विध्रुवक पदार्थ कौन सा प्रयोग करते हैं, तो MnO2 को क्या किया जाता है, इसमें द्विध्रुवक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। तो लेक्लांसी सेल की ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई, तो इसको नोट कर लेते हैं। इनको क्या कर लेते हैं अपन, नोट। देखिए तो लेक्लांसी सेल के अंदर जो एनोड होता है, क्या होता है आपका, एनोड। तो लेक्लांसी सेल का जो एनोड होता है वो क्या होता है, कार्बन की छड़ होती है। क्या होती है, कार्बन की छड़। एनोड क्या होता है आपका, कार्बन की छड़। दूसरा, इस सेल का जो कैथोड होता है, क्या होता है आपका, इस सेल का जो कैथोड होता है वो कैथोड क्या होता है, तो कैथोड होता है आपका जिंक। क्या, जिंक या फिर क्या होता है, जस्ता, यानी कि क्या होता है, Zn। ये क्या है आपका कैथोड, ये क्या है आपका एनोड। ठीक है, एनोड और कैथोड क्लियर हुआ आपका।
फिर बात करते हैं कि इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं, क्या आपका इलेक्ट्रोलाइट। इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो क्या होता है आपका, सॉरी, NH4Cl प्लस ZnCl2, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इसको अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लेते हैं। हिंदी वाली की भी आप लिख लेना, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लेते हैं। इस सेल के अंदर द्विध्रुवक पदार्थ कौन सा होता है, तो इस सेल के अंदर जो द्विध्रुवक पदार्थ होता है वो होता है आपका MnO2, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो मैग्नीज डाई जो ऑक्साइड है उसको अपन क्या करते हैं द्विध्रुवक पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। फिर इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, क्या, इस सेल का विद्युत वाहक बल, क्या, विद्युत वाहक बल, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है 1.45 वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल यानी कि अपन लिख सकते हैं क्या, EMF। क्या लिखेंगे अपन, EMF। इस सेल का जो EMF होता है वो कितना होता है 1.45 वोल्ट होता है। कितना होता है आपका 1.45 वोल्ट होता है। अब इस सेल के अंदर एक दोष होता है कि इस सेल से हम लगातार सप्लाई नहीं ले सकते, ये सेल लगातार वोल्टेज पैदा नहीं कर पाते। तो इस सेल के अंदर जो वोल्टेज होता है कुछ समय अंतराल पर पैदा होता है। इस कारण जहां पर लगातार वोल्टेज की आवश्यकता हो वहां पर इस सेल का उपयोग नहीं कर सकते। तो जहां पर हमको रुक रुक कर वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहां पर इस सेल का उपयोग करते हैं। जैसे आपकी वैद्युतिक घंटी, वैद्युतिक घंटी के अंदर हमको लगातार सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, जब हमको डोर को बजाना होता है तभी वहां पर हमको सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो इस सेल का जो उपयोग किया जाता है, क्या, इस सेल का उपयोग, तो इस सेल का जो उपयोग किया जाता है कहां पर करते हैं, तो जहां रुक रुक कर सप्लाई की आवश्यकता होती है, सप्लाई की आवश्यकता होती है वहां पर इसका क्या करते हैं उपयोग। जैसे उदाहरण के लिए क्या लिखोगे आप, विद्युत घंटी, क्या, विद्युत घंटी, टेलीफोन लाइन, टेलीफोन, विद्युत घंटी और टेलीफोन के अंदर क्या किया जाता है, इसका सेल का उपयोग किया जाता है। इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, तो एक दोष पाया जाता है इस सेल के अंदर। वो दोष क्या है, इस सेल से, इस सेल से हम लगातार वोल्टेज प्राप्त नहीं कर सकते। क्या, इस सेल से हम लगातार वोल्टेज प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये आपका कौन सा सेल हो गया, आपका लेक्लांसी सेल। कौन सा सेल हो गया, लेक्लांसी सेल। तो लेक्लांसी सेल के अंदर हमने क्या देखा कि लेक्लांसी सेल के अंदर जो एनोड होता है वो क्या होता है, कार्बन की छड़ होता है। लेक्लांसी सेल के अंदर जो कैथोड होता है वो जिंक या फिर किसका बना होता है, जस्ते का बना होता है। लेक्लांसी सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अपन अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लेक्लांसी सेल के अंदर द्विध्रुवक पदार्थ के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल या ईएमएफ होता है वो क्या होता है 1.45 वोल्ट होता है। इस सेल का उपयोग वहां पर करेंगे जहां हमें लगातार सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती, जैसे वैद्युतिक घंटी या फिर टेलीफोन। इस सेल के अंदर एक दोष पाया जाता है जिसे क्या होता है, कौन सा दोष होता है, इस सेल से हम लगातार वोल्टेज प्राप्त नहीं कर सकते। तो कौन सा सेल है आपका, लेक्लांसी सेल। तो लेक्लांसी सेल आपके समझ में आया, ठीक है। लेक्लांसी सेल के अंदर आपको ये सारा डाटा आपको क्या रखना है, याद रखना है। यही एग्जाम्स के अंदर क्या पूछे जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से बन जाएंगे। हर लाइन से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा, इसलिए हर लाइन आपको इस सेल के अंदर याद रखनी है, ठीक है। अब इस सेल की अगर आप समीकरण देखना चाहो तो समीकरण देख सकते हो कि इस सेल के अंदर रासायनिक समीकरण होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या काम में ले रहे हैं, मुख्य रूप से NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट क्या काम में लिया अपन ने, अमोनियम क्लोराइड।
तो वैद्युतिक अपघटन किसका होगा, अमोनियम क्लोराइड का ही होगा। तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर क्या बन जाएगा, NH4 प्लस के बन जाएगा Cl-। ये कहां पर क्रिया करेगा, तो ये क्रिया करेगा कैथोड पर, और ये क्रिया कहां पर करेगा, एनोड पर। अब देखिए कैथोड किसका है, आपका जिंक का। किसका है, जिंक का। तो Zn जिंक, जिंक के साथ क्या करेंगे, दो क्लोरीन के अणु क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। किसके अणु, दो क्लोरीन के अणु क्या करेंगे, जिंक के साथ क्रिया करेंगे। ये क्रिया हो रही है किसके ऊपर, कैथोड के। तो क्या बन जाएगा आपका ZnCl2 प्लस, यहां से क्या निकल जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। क्या निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ क्रिया करेंगे, आपके NH4Cl के साथ। किसके साथ क्रिया करेंगे, NH4Cl। तो क्या होगा, NH4 प्लस, क्या NH4 प्लस प्लस का हो जाएगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हुए, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या होगा, इसके अंदर कौन क्रिया करेगा, आपका MnO2। क्योंकि MnO2 भी तो कहां पर है, इसके अंदर द्विध्रुवक पदार्थ के रूप में क्या किया गया, उपयोग किया गया। तो एनोड पर जो क्रिया होगी उसके साथ कौन क्रिया करेगा, MnO2। 2 अणु तो ही MnO2 के लेंगे, और 2 अणु ही किसके लेंगे, अमोनियम क्लोराइड के। तो अमोनियम क्लोराइड के 2 अणु लेने से क्या होगा, देखिए यहां पर बन जाएगा क्या, 2 बनेंगे MnO और OH। एक तो क्या बनेगा 2MnOOH प्लस बन जाएगी क्या 2NH3। क्या बन जाएगा 2NH3। अब ये जो NH3 है ये कौन सी गैस है, आपकी अमोनिया गैस है। कौन सी गैस है, अमोनिया गैस। कौन सी गैस बनी इसके अंदर, अमोनिया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने देखा कि वोल्टेक और डैनियल सेल है, उसके अंदर तो कौन सी गैस बन रही थी, हाइड्रोजन गैस बन रही थी। लेकिन जो लैक्लांसी सेल होता है, उस लैक्लांसी सेल के अंदर जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो इसके अंदर एक अमोनिया गैस बनती है। और ये जो अमोनिया गैस होती है वो क्या होती है, बहुत ही हानिकारक होती है। इस कारण इस अमोनिया गैस को समाप्त करने के लिए हम NH4Cl के साथ क्या करते हैं, ZnCl2 का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये ZnCl2 क्या करता है, इस अमोनिया गैस के साथ क्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करके इस अमोनिया गैस को क्या कर देता है, आपका समाप्त कर देता है। तो लैक्लांसी सेल में जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो बताइए कौन सी गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है, अमोनिया। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, तो मैग्नीज ऑक्साइड। क्या, मैग्नीज ऑक्साइड। MnO को तो क्या बोलेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड। इसको तो अपन मैग्नीज ऑक्साइड, और जो OH होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनती है, अमोनिया गैस। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, अमोनिया गैस को समाप्त करने के लिए क्या NH3 यानी कि अमोनिया गैस, क्या अमोनिया गैस को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए NH4 ZnCl2 जिंक क्लोराइड, क्या आपका जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का उपयोग कर, जिंक क्लोराइड का इसके अंदर क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। तो ये क्या होगी, आपके लैक्लांसी सेल की क्या होगी, आपके रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। तो आपको रासायनिक समीकरण ज्यादा याद नहीं रखनी, इसके अंदर आपको यही याद रखना है कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो इसके अंदर कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया गैस निकलती है। ये अमोनिया गैस को समाप्त करने के लिए आप लैक्लांसी सेल के अंदर क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आपका लैक्लांसी सेल यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आया सारा चीजें। ओके, आगे देखिए, आगे होता है कौन सा सेल आपका, तो आगे आपका आता है, एक आता है शुष्क सेल। अब देखिए लैक्लांसी सेल का हम उपयोग क्या कर सकते हैं, इससे लगातार वोल्टेज पैदा नहीं कर पा रहे। दूसरा, लैक्लांसी सेल का जो बाहर का कवर होता है वो क्या होता है, खुला हुआ रहता है। तो इसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी नहीं ले जा सकते। तो हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर या फिर इसको अपन कैसे भी इसको उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुला हुआ है। तो इसको बिल्कुल सीधा रखकर और एक स्थान पर रखकर ही इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, लैक्लांसी सेल के अंदर भी कुछ परिवर्तन किए। क्या, लैक्लांसी सेल की जो संरचना है उसके अंदर संशोधन किया
और लैक्लांसी सेल की संरचना में संशोधन करके हमने एक नया सेल बनाया और उस सेल को हम बोलते हैं शुष्क सेल। क्या बोलते हैं? शुष्क सेल या फिर ड्राई सेल। तो शुष्क सेल किसका संशोधित रूप है? तो शुष्क सेल आपका लैक्लांसी सेल का क्या होता है? संशोधित रूप होता है। तो अगला वाला जो सेल आता है 4 नंबर पे, वो कौन सा है आपका? शुष्क सेल। कौन सा है आपका? शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल। क्या है आपका? शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल। तो अब देखते हैं कि शुष्क सेल क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है, कैसे कैसे इसकी क्या होती है, संरचना होती है। तो शुष्क सेल क्या होता है? पूरी तरह से क्या होता है आपका? बंद होता है। तो शुष्क सेल के अंदर क्या होता है? तो शुष्क सेल के अंदर एक जिंक का पात्र होता है। क्या होता है? एक जिंक का पात्र। ये लिया मैंने शुष्क सेल, ये क्या लिया मैंने? एक क्या लिया? जिंक का पात्र। तो ये है आपका जिंक का पात्र। ठीक है, ये क्या है आपका? जिंक का पात्र। जिंक का पात्र। जिंक यानी कि जस्ता, याद रखना, जिंक यानी कि जस्ता। तो इसके अंदर जिंक का क्या होता है? एक पात्र होता है। अब ये जिंक का जो पात्र होता है, उसके बीचों बीच में, इस जिंक के पात्र के बीचों बीच में क्या लगाई जाती है? एक कार्बन की छड़ लगाई जाती है। क्या? जिंक के पात्र के बीचों बीच में हम क्या लगाते हैं? एक कार्बन की छड़। तो ये मैंने क्या लगा दी? एक कार्बन की क्या लगा दी यहाँ पर? छड़। ये क्या लगाई अपन ने? तो ये लगाई है मैंने कार्बन की छड़। इस कार्बन की छड़ के ऊपर के सिरे पर क्या लगी होती है? आपके पीतल की टोपी। क्या लगी होती है? पीतल की टोपी। तो दो काम किए। मैंने एक जिंक का बड़ा सा पात्र लिया बेलनाकार, और उस पात्र के बीच में हमने एक कार्बन की छड़ लगा ली। अब ये जो कार्बन की छड़ होती है, ये इसके अंदर काम करती है एनोड का। किसका काम करती है? एनोड का। और ये जो जिंक का पात्र होता है, ये इसके अंदर काम करता है कैथोड का। किसका काम करता है? ये कैथोड का। ठीक है, तो आपको पता चला कि शुष्क सेल के अंदर जो एनोड होता है वो किसका बना होता है? तो शुष्क सेल के अंदर एनोड कार्बन की छड़ का बना होता है। शुष्क सेल के अंदर जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है? तो शुष्क सेल के अंदर जो कैथोड होता है वो क्या होता है? आपका जिंक का क्या होता है? पात्र होता है। अब क्या होता है? ये जो जिंक का पात्र है, पहले क्या देखते हैं, ये जो आपका कार्बन की छड़ है, इसके चारों तरफ क्या होती है? एक ऐसी थैली नुमा संरचना होती है, और उस थैली नुमा संरचना के अंदर क्या किए जाते हैं? आपके विध्रुवक पदार्थ इसके अंदर क्या किए जाते हैं? भरे जाते हैं। तो ये जो कार्बन की छड़ है, इस कार्बन की छड़ के अंदर ये जो थैली नुमा संरचना है, इसके अंदर अपन क्या भरते हैं? विध्रुवक पदार्थ। इसके अंदर क्या भरेंगे? तो इसके अंदर हम भरेंगे क्या? विध्रुवक पदार्थ। पूछा जाता है कि कार्बन सेल के अंदर जो विध्रुवक पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से भरे जाते हैं? तो इसके अंदर भरा जाता है, देखिए, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड। ये सब क्या किया जाते हैं? इसके अंदर विध्रुवक पदार्थ भरे जाते हैं। अब इनको किस अनुपात में भरा जाता है? तो इनका अनुपात होता है 10:10:2:1। इस अनुपात में इन विध्रुवक पदार्थों को क्या किया जाता है? इसके अंदर भरा जाता है। तो ये चीजें क्लियर हो रही है आपकी? ठीक है, अब ये क्या हो गया? इसके अंदर मैंने क्या भर दिया? ये विध्रुवक पदार्थ। इस थैलीनुमा संरचना के अंदर मैंने क्या भर दिया? विध्रुवक पदार्थ भर दिया। और विध्रुवक पदार्थ कौन कौन सा भरते हैं? तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर MnO2, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इन चारों का उपयोग क्या करते हैं अपन? विध्रुवक पदार्थ के रूप में करते हैं। फिर क्या होगा? इस सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट भी तो काम में लेंगे। तो इस सेल के अंदर ये जो आपका जस्ते का पात्र होता है, इस जस्ते के पात्र के अंदर क्या भरा होता है? तो इस जस्ते के पात्र के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। क्या भरते हैं? जस्ते के पात्र के अंदर हम क्या भरते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपका? NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। लैक्लांसी सेल के अंदर भी यही काम में लिया था, तो शुष्क सेल के अंदर भी यही काम में लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड होता है, एक क्या होता है आपका? जिंक क्लोराइड होता है। जिंक क्लोराइड क्यों करते हैं? क्योंकि अमोनिया गैस को ये क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। प्लस भरते हैं इसके अंदर POP। क्या भरते हैं? POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या भरते हैं? POP का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इन सब तीन पदार्थों को क्या किया जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या किया जाता है, आपका भरा जाता है। तो बताइए शुष्क सेल की संरचना आपके समझ में आई क्या, कि शुष्क सेल का जो बाहर का पात्र होता है वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। किसका काम करता है, ये पात्र कैथोड का। तो ये वाला सिरा कैथोड, ये मतलब ये वाला सिरा माइनस काम करता है, ऊपर वाला सिरा किसका काम करता है, इसके अंदर प्लस का। अपने आपकी घड़ी के अंदर जो दीवार की घड़ी होती है, हमारा जो रिमोट होता है उसके अंदर जो सेल होता है ना, छोटा सा सेल, वो सेल क्या होता है आपका, यही सेल होता है, शुष्क सेल होता है। तो उसके अंदर देखना एक पूरा बाहर का जो कवर होता है उसका निचला वाला हिस्सा किसका काम करता है, माइनस का, यानी कि कैथोड का होता है। वो किसका बना होता है, जिंक का। और उसके ऊपर एक टॉपी सी लगी होती है, वो टॉपी किसका काम करती है, प्लस का। मतलब वो क्या कहता है आपका एनोड, मतलब वो क्या होती है आपकी कार्बन की क्या होती है, छड़। और विध्रुवक पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर ये भरे जाते हैं। अब इसके बारे में नोट करते हैं कि इस सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो नोट कर लेते हैं। तो इस सेल के अंदर जो एनोड होता है, क्या होता है एनोड, वो एनोड किसका होता है आपका, कार्बन का होता है। तो एनोड क्या होता है, कार्बन की क्या होती है आपकी छड़। इस सेल के अंदर जो कैथोड होता है, क्या होता है आपका कैथोड। तो कैथोड क्या होता है आपका, जस्ते का पात्र होता है। क्या होता है, जस्ते का पात्र। जस्ता यानी कि क्या होता है, जिंक का पात्र। इसके अंदर क्या किया जाता है, कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या, इस सेल के अंदर जो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो बताइए इलेक्ट्रोलाइट क्या काम में लेंगे, तो इसके अंदर भरेंगे अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड प्लस क्या भरेंगे, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदी में लिख दूं, अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया आपका, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, क्या, जिंक क्लोराइड प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लेंगे, काम में लेंगे। फिर बाद में आता है कि इस सेल के अंदर जो विध्रुवक पदार्थ होता है, क्या, विध्रुवक पदार्थ। तो बताइए विध्रुवक पदार्थ क्या भरा होता है, तो इसके अंदर विध्रुवक पदार्थ भरा होता है MnO2 प्लस कार्बन प्लस होता है अमोनियम क्लोराइड प्लस होता है जिंक क्लोराइड। विध्रुवक पदार्थ का जो अनुपात होता है, क्या, विध्रुवक पदार्थ का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 10:10:2 अनुपात क्या होता है आपका 1 होता है। इतना चीजें क्लियर। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, क्या, इस सेल का विद्युत वाहक बल, तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ कितना होता है, तो ईएमएफ होता है इसका 1.5 वोल्ट। कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। ये चीजें क्लियर हुई आपका। फिर इस सेल का उपयोग कहां पर करते हैं, तो इस सेल का यहां पर लिख देता हूं उपयोग। तो इस सेल का उपयोग कहां पर करते हैं, शुष्क सेल का उपयोग कहां करते हैं अपन, रिमोट के अंदर, रिमोट के अंदर, दीवार घड़ी के अंदर, किसके अंदर, दीवार घड़ी के अंदर। आपकी जो टॉर्च होती है उस टॉर्च के अंदर भी क्या किया जाता है, इस सेल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, क्या, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध सभी सेलों से क्या होता है, कम। तो इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो होता है 0.1 ओम से 0.5 ओम तक होता है। आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 0.1 से 0.5 ओम तक होता है। तो ये कौन सा सेल हो गया आपका, शुष्क सेल हो गया। कौन सा सेल हो गया आपका, शुष्क सेल। चीजें क्लियर हुई आपके। तो शुष्क सेल के अंदर आपको याद रखना है, क्या क्या डाटा याद रखने हैं, कि आपका जो शुष्क सेल है उसका एनोड किसका बना होता है, तो शुष्क सेल का एनोड कार्बन की छड़ होती है। इसका जो कैथोड होता है वो जस्ते का पात्र होता है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। इसके अंदर जो विध्रुवक पदार्थ होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का इसके अंदर उपयोग किया जाता है, जिसे हम 10:10:1 के अंदर करते हैं। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है आपका 1.5 वोल्ट होता है। इस सेल का जो उपयोग किया जाता है वो रिमोट के अंदर, दीवार की घड़ी के अंदर और टॉर्च के अंदर इस सेल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 0.1 से 0.5 ओम के बीच में होता है। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा सेल, शुष्क सेल। संरचना आपके सामने बनी हुई है, शुष्क सेल की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। तो ये चीजें क्लियर हुई आप।
शुष्क सेल की जो रासायनिक समीकरणें होती है वो आपके लैक्लांसी सेल के बिल्कुल समान होती है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने जो लैक्लांसी सेल के अंदर रासायनिक समीकरण पढ़ी थी वो रासायनिक समीकरण किसके अंदर होगी? शुष्क सेल। यानी कि शुष्क सेल के अंदर भी अमोनिया गैस बनेगी। उस अमोनिया गैस को समाप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? ZnCl2 का। तो ZnCl2 उस अमोनिया गैस को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। और ये जो MnO2 है ये सब क्या करते हैं? आपके विद्रुवक पदार्थ का इसके अंदर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये आपका जो कौन से नंबर का सेल था? 4 नंबर का। तो 4 नंबर का जो शुष्क सेल है वो यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका कंप्लीट हो जाता है। अब जो अगला सेल आता है, अगला सेल आता है कौन सा? आपका मरकरी सेल। अगला सेल कौन सा आता है? आपका मरकरी सेल। देखिए 5 नंबर पे कौन सा सेल आएगा? तो 5 नंबर पे आपका सेल आएगा क्या? मरकरी सेल। क्या आएगा? मरकरी सेल। ठीक है, मरकरी सेल। मरकरी सेल का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम बटन सेल के नाम से जानते हैं। क्या? बटन सेल के नाम से भी इसको क्या करते हैं? जानते हैं। क्योंकि इस सेल की जो संरचना होती है क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो केवल 2.5 mm और इसकी चौड़ाई होती है वो लगभग 4 mm के बराबर होती है। यानी आपकी जो हाथ की घड़ी होती है ना, हाथ की घड़ी के अंदर जो सेल लगता है वो सेल कौन सा सेल होता है? आपका मरकरी सेल होता है। कौन सा सेल होता है? मरकरी। या फिर आपके जो कैलकुलेटर होते हैं, कैलकुलेटर के अंदर जो सेल लगता है वो भी कौन सा सेल होता है? आपका मरकरी सेल होता है। तो मरकरी सेल की संरचना क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है। तो आपने हाथ की घड़ी के सेल को देखा होगा, उस सेल का जो बाहर का कवर होता है वो किसका बना होता है? स्टील का। किसका बना होता है? स्टील का। और उसकी आकृति कैसे होती है? गोलाकार होती है। तो इस सेल की संरचना देखते हैं सबसे पहले। तो इस सेल का जो बाहरी कवर होता है क्या होता है? इस सेल का जो बाहरी कवर होता है वो बना होता है स्टेनलेस स्टील का। इस सेल का बाहरी कवर देखिए, ये क्या है? इस सेल का क्या है? बाहरी कवर। तो ये बाहरी कवर किसका बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का क्या किया जाता है? ये बाहरी कवर इसके अंदर क्या होता है? आपका होता है। फिर क्या होता है? ये जो बाहरी कवर है इसके सबसे निचली वाली तली में क्या, इस बाहरी कवर की सबसे निचली वाली तली के अंदर क्या भरा जाता है? जिंक का चूर्ण भरा जाता है। क्या भरा जाता है? जिंक का चूर्ण। तो इस तली के अंदर सबसे निचले वाले हिस्से के अंदर क्या भरते हैं अपन? जिंक का चूर्ण। ये जो जिंक का चूर्ण होता है ये किसका काम करता है? तो ये जिंक का चूर्ण काम करता है यहाँ पर कैथोड का। किसका काम करता है? कैथोड का। यानी कि किसका? माइनस। तो निचले वाले हिस्से के अंदर क्या भरा जाता है? जिंक का चूर्ण। फिर इसके बीच में एक सेपरेटर लगाया जाता है। सेपरेटर लगा के इसके अंदर भरा जाता है KOH। क्या भरा जाता है? KOH। KOH का मतलब क्या हुआ? KOH को क्या बोलेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर ये जो KOH होता है ये क्या किसका काम करता है? तो इसके अंदर ये KOH है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। KOH किसका काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट का इसके अंदर क्या करता है? काम करता है। तो इसके अंदर मैंने क्या भर दिया? ये KOH। ठीक है। फिर क्या होता है? KOH के ऊपर इसके अंदर क्या भरा जाता है? HGO भरा जाता है। क्या भरा जाता है? HGO। HGO को अपन क्या बोलेंगे? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मर्क्यूरिक। अब ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये किसका काम करता है? यहाँ पर एनोड का काम करता है। किसका काम करता है? एनोड यानी कि प्लस का। तो इसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर आप क्या भर देंगे अपन? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड किसका काम करेगा? एनोड। और इसको यहां से क्या कर दिया जाता है? इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है? आपका बंद कर दिया जाए। ठीक है। तो ये कौन सा सेल हो गया आपका? ये सेल हो गया कौन सा? आपका मरकरी सेल। तो मरकरी सेल की संरचना आपको समझ में आई कि मरकरी सेल का जो सबसे बाहर का कवर होता है वो क्या होता है? स्टेनलेस स्टील का होता है। इस कवर के निचले वाले पात्र के अंदर निचले निचले हिस्से में क्या भरा जाता है? जिंक का चूर्ण भरा जाता है। ये जिंक का चूर्ण किसका काम करता है? कैथोड। फिर इसके ऊपर है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, इसके अंदर क्या किया जाता है? भरा जाता है। ये KOH है इसके अंदर किसका काम करता है? तो ये जो KOH है वो इसके अंदर क्या करता है? आपका इलेक्ट्रोलाइट का क्या करता है? काम करता है।
इस KOH के अंदर ऊपर क्या भरा जाता है, इसमें HgO यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड भरा जाता है। और ये जो आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO है, वो किसका काम करता है, आपका एनोड का काम करता है। तो इस सेल की संरचना आपको समझ में आई कि इस सेल के अंदर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइट इस सेल के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, और इस सेल का जो बाहर का कवर है वो किसका बनाया जाता है। तो इसको नोट कर लेते हैं। तो मर्करी सेल के अंदर लिखोगे इसे बटन सेल, क्या बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम बटन सेल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। आगे इसके अंदर जो एनोड होता है, क्या होता है, इसके अंदर जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, HgO का बना होता है, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना होता है। तो इसका एनोड किसका होता है, आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड, किसका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसका जो कैथोड होता है, तो इसका कैथोड क्या होता है, तो इसका कैथोड होता है जिंक का, किसका होता है, जिंक यानी कि जस्ते का। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट, क्या इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग करते हैं अपन किसके रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। फिर इस सेल का जो बाहरी कवर होता है, क्या बाहरी कवर, तो इसका बाहरी कवर क्या बना होता है, आपका स्टेनलेस स्टील का। बाहरी कवर किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, क्या इस सेल का विद्युत वाहक बल, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF वो कितना होता है, 1.35 वोल्ट से लेकर 1.35 वोल्ट से लेकर 1.45 वोल्ट तक या 1.40 वोल्ट तक क्या होता है, इस सेल का क्या होता है, आपका विद्युत वाहक बल होता है। फिर अगर इस सेल का अपन उपयोग लिखना चाहे कि इस सेल का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो इस सेल का उपयोग किया जाता है कहां, कलाई घड़ी में, कहां पर, कलाई घड़ी में, कैलकुलेटर के अंदर, किसके अंदर, कैलकुलेटर के अंदर। जो हियरिंग हेड होते हैं, क्या हियरिंग हेड, हियरिंग हेड के अंदर क्या किया जाता है, इन सेल का क्या किया जाता है, आपका उपयोग किया जाता है। तो बताइए मर्करी सेल आपका यहां से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले मर्करी सेल की आपकी संरचना पता होनी चाहिए कि मर्करी सेल होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी जगह पर क्या क्या चीजें भरी होती है। फिर उसके बाद के अंदर आपको ये सारे डाटा आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो ये कौन सा सेल हो गया, आपका मर्करी सेल हो गया। कौन सा हो गया, मर्करी सेल। ठीक है, अगला जो सेल आता है वो अगला सेल आता है कौन सा, आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल। अगला सेल कौन सा आता है, आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो देखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है, वो सिल्वर ऑक्साइड सेल की जो संरचना होती है वो हमारे मर्करी सेल के क्या होती है, बिल्कुल क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, मर्करी सेल के बिल्कुल क्या होती है, समान। तो ये जो आपका मर्करी सेल है, उस मर्करी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल है, उन दोनों की संरचना क्या होती है, बिल्कुल समान। तो ये हो गया मर्करी। मर्करी के बाद में कौन आता है, आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल। अच्छा, मर्करी सेल की रासायनिक समीकरण आपको बताऊं क्या, देखिए रासायनिक समीकरण इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम से, जितना अभी मैंने पिछला जो डाटा लिखा था वो इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद रखना है। रासायनिक सेल पर आपको ज्यादा ध्यान, रासायनिक समीकरणों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। फिर भी बता देता हूँ आपको कि इसकी जो रासायनिक समीकरण होती है वो कैसे होती है, किसकी, मर्करी सेल की। मर्करी सेल की हम क्या देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण कुछ भी नहीं है, जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर भरा जाएगा उसका क्या होगा, वैद्युतिक अपघटन होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या काम में ले रहे हैं यहाँ पर, KOH, तो KOH का क्या हो जाएगा, वैद्युतिक अपघटन हो जाएगा।
यानी कि बन जाएगा क्या, K प्लस प्लस का बन जाएगा OH माइनस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर KOH के दो अणु काम में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 2K प्लस क्या बन जाएगा 2OH माइनस बन जाएगा। अब ये जो माइनस है ये किसके साथ क्रिया करेगा, तो ये क्रिया करेगा कैथोड के साथ और ये क्रिया करेगा किसके साथ, एनोड। तो बात करते हैं कि कैथोड पर क्या समीकरण होगी। तो कैथोड पर क्या होगा आपका, ये जो कैथोड किसका बना हुआ है आपका, जिंक का। किसका, जिंक का। जिंक क्या करेगा आपका 2OH माइनस से क्रिया करेगा। क्या करेगा 2OH माइनस से क्रिया करेगा। तो देखिए क्या बनाएगा, एक तो बन जाएगा ZnO जिंक ऑक्साइड, एक तो क्या बना लेगा जिंक ऑक्साइड, प्लस बन जाएगा इसके अंदर पानी H2O प्लस यहां से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएंगे आपके बाहर निकल जाएंगे। देखिए समीकरण देखिए Zn के कितने अणु है, एक, तो यहां पर भी Zn का कितना अणु है, एक। ऑक्सीजन के कितने अणु है, तो ऑक्सीजन के कितने अणु है यहाँ पर, दो। तो देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, दोनों तरफ ऑक्सीजन क्या होगी आपकी संतुलित होगी। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितनी है आपके, दो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितनी होगी, दो। तो जितने अणु इधर है उतने उतने अणु इधर होने चाहिए, यानी कि हमारी समीकरण क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, तो यहाँ पर ये देखिए OH माइनस के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, तो जब ये जिंक के साथ क्रिया करेगा तो जिंक के अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां आ जाएंगे, आपके बाहर आ जाएंगे। अब ये वाली चीज तो क्या बन गई आपके कैथोड का। अब एनोड पे क्या होगा, किस पे, एनोड पे। तो एनोड देखिए किसका बना हुआ है आपका HGO का, किसका बना हुआ है आपका HGO। और HGO क्या करेगा, किससे क्रिया करेगा आपका H2O से, प्लस करेगा दो इलेक्ट्रॉन से। क्या, ये क्या करेगा आपका दो इलेक्ट्रॉन प्लस इससे क्या करेगा क्रिया करेगा, तो क्या बन जाएगा 2Hg बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2Hg प्लस इसके अंदर क्या बन जाएगा आपका, तो इसके अंदर बना एक तो क्या बन गया आपका 2Hg, एक तो क्या बन गया आपका Hg बन गया, क्या बन गया आपका Hg। दूसरा क्या होगा आपका, देखिए अभी अपन किस पे क्रिया करवा रहे हैं, अपन एनोड पे करवा रहे हैं, किस पे, एनोड पे। एनोड किसका है आपका HGO का। तो ये H2O प्लस O इसके साथ क्या होगा, समीकरण बन नहीं रही है, देखिए कुछ तो हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये जो पदार्थ 2K प्लस इसको हमने काम में ही नहीं लिया, ये भी तो आएगा, ये 2K प्लस किसके पास आएगा, एनोड के पास। तो HGO प्लस H2O प्लस दो इलेक्ट्रॉन प्लस 2K प्लस क्या आएगा 2K प्लस। अब बन जाएगी समीकरण आपकी, क्योंकि ये 2K प्लस है वो किसके पास आएगा, एनोड के पास। तो यहां से तो आ गया 2K प्लस, और यहां से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकले H2O प्लस दो इलेक्ट्रॉन ये कहां जाएंगे, एनोड के पास जाएंगे। अब क्या होगा इसके अंदर, एनोड के पास जाएंगे तो बन गया क्या आपका Hg के कितने अणु है, देखिए यहाँ पर। तो Hg के हमारे पास केवल एक अणु है, तो क्या बन जाएगा Hg, एक तो क्या बन गया आपका Hg। अब देखिए K प्लस, प्लस का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या बना लेगा 2K, क्या बन जाएगा 2K। भाई K के पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा, इधर से दो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा 2K। फिर क्या बना, फिर क्या बना H2, H कितने बच रहे हैं आपके, H कितने हैं यहाँ पे, दो हैं, कितने, दो। और ऑक्सीजन भी कितनी है आपकी, दो है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2KOH। तो देखिए ऑक्सीजन भी दो हो गई और हाइड्रोजन भी कितनी हो गई, दो। तो देखिए ऑक्सीजन आपकी दो है, हाइड्रोजन कितनी है, दो। तो ये वाली समीकरण आपकी इधर संतुलित होगी, Hg आपके यहाँ पर है और K का K आ गया। तो इस प्रकार क्या होता है, इसके अंदर ये रासायनिक समीकरण बनती है। तो कैथोड पे जो रासायनिक समीकरण होती है वो Zn के साथ ये OH माइनस क्रिया करता है, तो ZnO प्लस H2O प्लस क्या बना लेता है, दो इलेक्ट्रॉन बना लेता है। और यदि एनोड पे निकालना है तो एनोड किसका बना हुआ है आपका HGO का, और एनोड पे कौन आएगा 2K प्लस, प्लस ये दोनों साथ भी इसके साथ क्रिया करेंगे तो Hg प्लस क्या बन जाएगा 2KOH, इसके अंदर क्या हो जाता है आपका बन जाता है। तो ये किसकी समीकरण होगी आपके मरकरी सेल की क्या होगी, रासायनिक समीकरण। देखिए अगला जो हमारा सेल आता है वो सेल कौन सा आता है आपका, सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब देख लेते हैं छठे नंबर, छठे नंबर पे कौन सा सेल है आपका, सिल्वर ऑक्साइड सेल।
छठे नंबर पे कौन सा सेल आया आपका, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो हमने देखा सिल्वर ऑक्साइड सेल की संरचना मरकरी सेल के समान होती है। अंतर क्या होता है, इसके अंदर जो एनोड हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बनाते हैं, उसकी जगह ये जो एनोड है वो बनाया जाता है Ag2O का। एनोड किसका बनाते हैं अपन, Ag2O का, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड। उसके अंदर एनोड किसका बना देते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। जबकि सिल्वर ऑक्साइड सेल के अंदर जो एनोड होता है वो क्या होता है आपका, सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है। किसका बना होता है आपका, सिल्वर ऑक्साइड। ये किसका काम करता है यहाँ पर, एनोड का, यानी कि प्लस का। इन दोनों सेलों में संरचना में कोई फर्क नहीं, और सारा की सारी संरचना समान होती है, केवल इसका एनोड क्या होता है आपका, चेंज होता है। तो क्या लिखेंगे, इस सेल की संरचना, क्या इस सेल की संरचना मरकरी सेल के समान होती है। इस सेल की जो संरचना होती है वो क्या होती है, मरकरी सेल की क्या होती है, आपके समान होती है। यानी कि लेकिन फर्क क्या होता है, इसके अंदर जो एनोड होता है, क्या होता है, एनोड वो किसका बना होता है, तो आपका Ag2O का, यानी कि बना होता है आपका सिल्वर ऑक्साइड। एनोड किसका होता है, सिल्वर ऑक्साइड। फिर कैथोड लिख लेते हैं, तो कैथोड तो किसका बनेगा आपका, जिंक का, जो आपका सिल्वर ऑक्साइड के अंदर होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है आपका, KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगी। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, क्या, विद्युत वाहक बल। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल यानी कि EMF वो होता है, वो कितना होता है आपका, 1.5 वोल्ट होता है। क्या होता है, 1.5 वोल्ट। इस सेल का जो उपयोग होता है, तो जहां जहां पर अपन मरकरी सेल का उपयोग करते हैं वहां पर इसका उपयोग करते हैं, जैसे कलाई घड़ी हो गई, कैलकुलेटर हो गया आपका, हियरिंग हेड हो गए आपके। इन सब के अंदर इस सेल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है आपका, कम होता है। क्या, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है आपका, कम होता है। तो इस सेल की संरचना मरकरी सेल के बिल्कुल समान होती है। अंतर सिर्फ यही होता है, इसका एनोड होता है वो मर्क्यूरी, सिल्वर ऑक्साइड का, यानी कि Ag2O का क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये कौन सा सेल हो गया आपका, सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब देखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल के अंदर जो रासायनिक समीकरण होगी वो उसके बिल्कुल क्या होगी, समान होगी। जिस प्रकार हमने मरकरी सेल की जो रासायनिक समीकरण पढ़ी थी वैसे वैसे क्या होगी आपके सिल्वर ऑक्साइड सेल की क्या होगी, रासायनिक समीकरण होगी। तो कैथोड पे जो रासायनिक समीकरण है वो तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, समान। तो रासायनिक समीकरण भी देख लो, तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, KOH है, इसका होगा अपघटन, तो क्या बन जाएगा, K प्लस प्लस का बन जाएगा OH माइनस। दो अणु काम में ले लेते हैं, तो ये भी कितने कितने अणु हो जाएंगे आपके, दो दो अणु हो जाएंगे। फिर कैथोड पे क्या होगा, किस पे, कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा आपका, जो कैथोड है वो कैथोड किसका बना हुआ है आपका, जिंक का। और जिंक के साथ कौन क्रिया करेगा, 2H माइनस। अब 2H माइनस जब जिंक के साथ क्रिया करेगा तो बना लेगा ZnO प्लस H2O प्लस, बना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, तो एनोड किसका बना हुआ है आपका, Ag2O का। प्लस क्रिया कौन करेगा आपका, 2K प्लस। प्लस और कौन आएंगे आपके, तो ये दोनों आ जाएंगे, यहां से H2O प्लस के हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो K प्लस है, इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, देखिए Ag के कितने अणु है, 2, तो मैंने लिख दिया 2Ag प्लस।
अब 2k इलेक्ट्रॉन के साथ किया तो क्या बन गया 2k, और O एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा OH। तो ये वाली कौन सी समीकरण हो जाएगी आपकी रासायनिक समीकरण। ये समीकरण किसके ऊपर हो जाएगी आपके एनोड के ऊपर, किसके ऊपर हो जाएगी एनोड पे, और ये वाली समीकरण किस पे होगी आपके कैथोड पे। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल आपके समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो ये जो डाटा मैंने आपको बताया, अगर इतना डाटा आप इन सेलों के अंदर याद करके जाते हो तो एग्जाम्स के अंदर चाहे आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, प्राइमरी सेल से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब एक सेल और होता है, वैसे उस सेल को अपनी इस आईटीआई के बुक्स के अंदर तो नहीं दे रखा है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। एक सेल होता है आपका लिथियम सेल। क्या होता है लिथियम। इस लिथियम सेल की दक्षता और इस सेल का जो वोल्टेज होता है वो इन सभी प्राथमिक सेलों से क्या होता है आपका ज्यादा होता है। तो एक 7वें नंबर पे एक सेल और पढ़ते हैं हम, वो होता है हमारा लिथियम सेल। देखिए लिथियम सेल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ बेसिक बेसिक याद रखना है कि लिथियम सेल होता क्या चीज है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इसका वोल्टेज कितना होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। क्योंकि तो लिथियम सेल की जो संरचना होती है वो आपका जो ड्राई सेल है उस सेल के समान होती है। क्या ये ठीक है। इस लिथियम सेल के बीच में क्या होती है, एक कार्बन की छड़ लगी होती है। जैसे ड्राई सेल के अंदर कार्बन की छड़ होती है वैसे ही लिथियम सेल के अंदर भी क्या होती है, एक कार्बन की छड़ होती है। ये जो आपका पात्र है लिथियम सेल के अंदर, इस लिथियम सेल के अंदर ये जो पात्र होता है इसमें दोनों तरफ क्या होता है आपका लिथियम भरा होता है। दोनों तरफ क्या भरा होता है आपका लिथियम। इसके अंदर क्या भरा है, इसके अंदर भरा हुआ है लिथियम। इसके अंदर क्या भरा हुआ है आपका लिथियम। ये जो लिथियम इसके अंदर भरा हुआ है ये काम करता है इसके अंदर कैथोड का। किसका काम करता है, कैथोड। ये जो हमने कार्बन की छड़ इसके अंदर लगाई है ये काम करती है एनोड का। किसका काम करती है, एनोड का। एनोड क्या हो जाएगा आपका कार्बन की छड़। फिर इसको यहां से क्या किया जाता है, पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है कुछ इस प्रकार। यहां से भी इसको क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, और यहाँ पर एक टॉपी इसके ऊपर निकाल दी जाती है। देखिए फिर इसके अंदर हो गया एनोड, हो गया कैथोड, हो गया एनोड है कार्बन की छड़। एनोड क्या है आपके कार्बन की छड़, कैथोड है किसका आपका लिथियम धातु का। इसके अंदर फिर क्या भरा जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। यहाँ पे क्या भरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर जो भरा होता है वो भरा होता है SiO2 का। क्या होता है SiO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं अपन, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका लिथियम सेल है वो लिथियम सेल की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि लिथियम सेल के अंदर क्या होता है, एक कार्बन की छड़ होती है जो किसका काम करती है आपका एनोड का। इसके अंदर क्या होता है, जो इसके बाहरी पात्र होता है उसके अंदर लिथियम भरा होता है। लिथियम किसका काम करता है आपका कैथोड का काम करता है, और जो आपकी कार्बन की छड़ है वो किसका काम करती है, एनोड का। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। लिथियम सेल का जो एनोड होता है, क्या होता है, जो एनोड होता है वो किसका होता है, कार्बन की छड़ होती है। एनोड क्या होती है, तो लिथियम सेल के अंदर एनोड कार्बन की छड़ होती है। लिथियम सेल के अंदर जो कैथोड होता है, क्या होता है, कैथोड वो किसका होता है आपका लिथियम धातु का होता है। किसका होता है, लिथियम धातु का होता है। लिथियम सेल के अंदर हम जो इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं SiO2 यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड। इस सल्फर डाई ऑक्साइड का उपयोग है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लेते हैं। फिर इस लिथियम सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, लिथियम सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF ये कितना होता है, तो 2.6 वोल्ट से होता है 3.5 वोल्ट तक।
इस सेल का विद्युत वाहक बल सभी प्राइमरी सेलों से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। फिर इस सेल की दक्षता भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा, यानी कि इस सेल का ऊर्जा भार अनुपात क्या, इस सेल का ऊर्जा भार अनुपात, इस सेल का ऊर्जा और भार जो अनुपात होता है वो होता है 350। देखिए ऊर्जा, ऊर्जा को किस में लिखेंगे, वाट इंटू आवर्स, और भार को किस में लिखेंगे, किलोग्राम में। तो इस सेल का ऊर्जा भार अनुपात कितना होता है, 350 वाट इंटू आवर्स पर क्या होता है, केजी। फिर आता है एक सेल ए, यह सेल क्या होता है, यह सेल माइनस के 50 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस के 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है। मतलब ये सेल क्या होता है, बहुत ही निम्न तापमान और बहुत ही उच्च तापमान, निम्न और उच्च दोनों ही तापमान पर यह सेल क्या कर सकता है, आसानी से काम कर सकता है। तो ये कौन सा सेल हो गया आपका, लिथियम सेल हो गया। कि लिथियम सेल के अंदर जो एनोड होता है वो कार्बन की छड़ होती है, लिथियम सेल के अंदर जो कैथोड होता है वो लिथियम धातु का होता है। इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल 2.6 से कितना होता है, 3.5 वोल्ट होता है। इस सेल का ऊर्जा भार अनुपात बहुत अधिक कितना होता है, 350 वाट ओवर पर केजी होता है। और यह सेल माइनस के 50 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस के 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है, आपका कार्य करता है। तो हमने जितने भी प्राथमिक सेल थे वो प्राथमिक सेलों के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया, बिल्कुल ये मान लो लो लेवल से हाई लेवल तक इनको हमने कवर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।